हैव यू डन द रिकॉल ऑफ यस्टरडे सेशन? एटलीस्ट एक बार सोचा बैठ के क्या क्या किया था? चारुल, व्हाट अबाउट यू? स्माइल बता रही है कि क्या मैम, रिकॉल सेक्शन क्या क्या हुआ? करो अनम्यूट। टाइम नहीं मिला होगा ना? यू वर बिजी राइट? बोलो बोलो, अनम्यूट करो तो सही। क्या ऐसी घटना घटित हो गई कि रिकॉल सेक्शन का टाइम ही नहीं मिला हमको? आवाज नहीं आ रही चारुल मुझे तुम। नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। मैं आज करूंगी। आज करूंगी? ऐसा क्या शुभ मुहूर्त है क्या? कल थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी। क्या था? थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी कल। थोड़ा शॉपिंग क्या था, क्या तो बोली? मैं थोड़ा बिजी थी कल, थोड़ा मतलब बिजी थी? ऑफिस एंड ऑल में थोड़ा सा, इसलिए टाइम नहीं मिला। इतनी जिम्मेदारी है ना हमारे इन छोटे कंधों पे। कैसे मैनेज होगा सब कुछ? हम चल। आज डेफिनेटली कर लेंगे। हाँ, आज डेफिनेटली। आप देखो तो सही मैम। अभी जब मैं आप टेस्ट लोगे सब मेरे को आता है। देखो तो बस आप। अच्छा। आ जाओ। अभी तक हमने क्या किया? रिवीजन तो हम करेंगे बट एटलीस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या हमने करके रखा है। तो व्हेन वी हैव स्टार्टेड विथ सिंपल सी चीज कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग गार है या फिर स्टार है। ठीक है। तो हमें ये पता चला था ये एक क्या है, स्पेसिफिक प्रोविजन है जो तब लगता है जब आप क्या करते हो, कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो। और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में होना चाहिए और जिसमें कम से कम कोई एक नॉन रेसिडेंट होना कंपलसरी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने फिर एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन देखी। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन की। फिर उसके बाद कुछ 5 मेथड्स बताई थी जिसने बोला था कि आर्म लेंथ प्राइस होती क्या है, वो कैलकुलेशन बताया। ठीक है। फिर ये 5 मेथड्स के बाद मैंने कुछ और भी चीजें की थी कि कब एओ आएगा और बोलेगा मैं तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करता हूँ, और जब एओ से नहीं होगा तो वो किसके पास जाता है? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास जाता है कि यू कैलकुलेट माई आर्म लेंथ प्राइस। तो कुछ इतनी चीजें तो हमने देखी थी। फिर साथ में क्या देखा था? साथ में हमने देखा था मैम हम चाहें तो एक एडवांस में एग्रीमेंट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, प्यार से उसको अप्पा बोला जाता है। ठीक है। फिर एक चीज देखी थी मैम, अगर हमने ट्रांजैक्शन नोटिफाइड ज्यूरिसडिक्शनल एरिया वाले के साथ किया तो उसमें भी कुछ कुछ बातें थी। डिटेल रिवीजन में उसको पूरा कवर करेंगे। तो इतना तो हमने ओवरऑल करके रखा है। बट अभी एक और चीज आती है। अब वो क्या है? ये बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हम बोलते थे कि आपकी अगर टोटल इनकम क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो समझ जाओ कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल ही नहीं होने वाले हैं। और ये हमने रोल बैक में भी समझ लिया था कि क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। तो मैम अगर ट्रांसफर आपकी टोटल इनकम रिड्यूस हो रही है, और वो टोटल इनकम मतलब जो आपने रिटर्न ऑफ इनकम में शो करके रखी वो इनकम अगर रिड्यूस हो रही है, तो हम बोलते हैं कि आप पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अब मैम ये हो नहीं रहा है। सीधी बात है, जो होनी चाहिए माई टोटल इनकम इंक्रीजेस। मेरी टोटल इनकम इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठा है? ये एओ है। एओ ने एक्चुअल में आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके मेरी टोटल इनकम इंक्रीज कर दी। ठीक है। या फिर एओ नहीं है मैम, कोई अथॉरिटी है। यहाँ पे कौन बैठे हैं? अथॉरिटी वाले लोग बैठे हैं। और अथॉरिटी वालों ने क्या किया? कुछ तो फाइंड आउट किया। सपोज नया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन निकल गया, कोई भी चीज ऐसी थी, और उसके रीजन से उन्होंने क्या कर दिया? मेरी टोटल इनकम को इंक्रीज कर दिया। मतलब मेरी टोटल इनकम इंक्रीज हो रही है। या फिर मैम अप्पा के प्रोविजंस लगाए और अप्पा के प्रोविजंस लगा के मेरी टोटल इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। मतलब टोटल इनकम इंक्रीज हो रही है। आप ये बार बार बोलना चाहते हो कि या तो रीजन है खुद एओ ने क्या किया, इनकम इंक्रीज की, और आप एक्सेप्ट भी कर रहे हो, सही है। या फिर अथॉरिटी इंक्रीज कर रही है, तो भी ठीक है।
या फिर अप्पा के रीजन से माई टोटल इनकम इज इंक्रीजिंग, वो भी ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है मैम, क्या हो सकता है, सपोज आपका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। ये क्या होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, अभी मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि DTAA मेरे को पता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसमें म्यूचुअली कोई चीज डिसाइड होती है। तो सपोज एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के क्लॉजेस लगा के मेरी टोटल इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट के मैंने क्या किया, क्लॉज एप्लीकेबल किया, और वो क्लॉज एप्लीकेबल करके भी मेरी क्या हो रही है, टोटल इनकम इंक्रीज हो रही है। और क्या हो सकता है मैम, अप्पा हो गया, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, या फिर आप खुद भी तो कर सकते हो, खुद ने ही अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में इंक्रीज कर दी इनकम। आप बोलना क्या चाह रहे हो कि आपकी बेसिकली टोटल इनकम इंक्रीज अगर होती है, ये जो इंक्रीज 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 है, दैट इज इंक्रीज इन टोटल इनकम। आपकी या तो क्या है, टोटल इनकम इंक्रीज होगी, या फिर जो आपके टोटल लॉसेस है वो रिड्यूस होंगे। फायदा गवर्नमेंट का, द बेनिफिट इज ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर ये टोटल इनकम इंक्रीज होती है या फिर टोटल लॉस आपके रिड्यूस होते हैं, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, इसको हम प्यार से बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। ये और कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट प्राइमरी एडजस्टमेंट। हमने इनकम इंक्रीज कर दी, और इनकम इंक्रीज करने का रीजन ये रहे, ये जो मैंने बताया ना, दिस आर द रीजंस ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। या तो तुमने खुद ने कर लिया, या हमने, मतलब AO हैज सेड एंड यू हैज एक्सेप्टेड, या फिर अथॉरिटी बोल रही है, या फिर कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट है, या फिर अप्पा में एंटर किए हो, इनमें से कोई भी रीजन है और ये एडजस्टमेंट हुआ है, तो आपको एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैम प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ हुआ होता क्या है प्राइमरी एडजस्टमेंट, प्राइमरी एडजस्टमेंट मतलब आपकी टोटल इनकम का या तो इंक्रीज होना या टोटल लॉसेस का रिड्यूस होना, दैट इज योर प्राइमरी एडजस्टमेंट। एंड इफ दिस प्राइमरी एडजस्टमेंट इज ड्यू टू एनी ऑफ दिस रीजन, is due to any of this reason, in such a case you will say you have to mandatory do secondary adjustment also। मैम टोटल इनकम तो इंक्रीज हुई, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो ना, कोई ये रीजन नहीं है, we will not apply secondary adjustment। तो कंपल्सरी है, टोटल इनकम शुड इंक्रीज और लॉसेस शुड रिड्यूस, बट देयर रीजन शुड बी दिस। अगर इनमें से कोई रीजन है तभी हम बोलेंगे कि इस प्राइमरी एडजस्टमेंट के लिए आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आया समझ में? अब मैं बेस पे जा रही हूँ, मुझे कुछ प्रोविजन आता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में मुझे, बट हम एक, पता ही नहीं है कि DT में क्या लिखा है, और फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन DTVT कुछ नहीं जानते, ये क्या है मैम, ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। तो ये मेरी बैलेंस शीट है, ठीक है। आपने क्या बोला कि आप हमारी टोटल इनकम को इंक्रीज कर रहे हो, टोटल इनकम इंक्रीज कर रहे हो, कहीं ना कहीं फिर कैश भी तो इंक्रीज होना चाहिए मेरा, या फिर मेरा कहीं ना कहीं बैंक भी तो इंक्रीज होना चाहिए। जब आप मेरी टोटल इनकम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो एज पर, या तो AO कर रहा है या अप्पा के रीजन से हो रहा है, वॉट एवर इज द रीजन, अगर आप मेरी टोटल इनकम इंक्रीज करते हो, या तो बैंक इंक्रीज होना चाहिए, या फिर कैश इंक्रीज होना चाहिए, या फिर कौन इंक्रीज होना चाहिए, माई डेटर शुड इंक्रीज, कहीं तो इम्पैक्ट आना चाहिए ना। व्हेन यू आर सेइंग कि ये रहा तुम्हारा टोटल इनकम, तुमने कहा था तुम्हारी टोटल इनकम 100 करोड़ है, अब तुम तुम्हारी टोटल इनकम कितनी बता रहे हो कि AO ने बोल दिया नहीं नहीं योर टोटल इनकम इज 150 करोड़, मैम कितनी इंक्रीज हुई, 50 करोड़ इंक्रीज हो गई। तो मैम ये जो 50 करोड़ है वो कहीं तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, चाहे आप रिफ्लेक्ट कराओ यहाँ पे, या फिर आप बोलो बैंक में पैसा आया, या फिर आप बोलो कैश में पैसा है, कुछ तो चाहिए ना, हाउ यू विल बैलेंस द बैलेंस शीट। ऐसा इनका मोटो है, ये ऐसा बता रहे हैं इनकम टैक्स वाले कि हमारा मोटो ये है कि हमको तुम्हारा कैश बैलेंस करना है, तो इसलिए हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट करवाएंगे। अब वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या अभी देखते हैं। तो क्या इतना समझ में आया कि कोई भी इनकम आप इंक्रीज करा रहे हो तो उसका कहीं तो बैलेंस शीट में इम्पैक्ट जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा, बाद में ये सोचेंगे नहीं ये चीज, वो भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, तो उन्होंने बोला सुनो, जितनी इनकम मैंने इंक्रीज की है, वो बोलते हैं ये जो हमने यहाँ पे जितनी भी आपकी इनकम इंक्रीज की है ना, हम मानेंगे ये इनकम आपने क्या की है, ये पैसा आपने एडवांस दे के रखा है। किसको एडवांस दिया है, वो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को।
दिस हैज बीन गिवन एज एन एडवांस टू द एसोसिएट एंटरप्राइज, क्योंकि वी आर इंक्रीजिंग योर टोटल इनकम और रिड्यूसिंग द लॉसेस, तो हम बोल रहे हैं कि वॉट एवर इज द इंक्रीज्ड इनकम और रिड्यूस्ड लॉसेस, दैट इज नथिंग दैट यू हैव गिवन एडवांस टू योर एसोसिएट एंटरप्राइज। हम मान लेते, लो मान लिया हमने कि तुमने क्या दे के रखा है, एडवांस दे के रखा है, ठीक है। क्या होगा इससे, ये बात तो हो गई कम से कम कि डेटर की तरह वो मेरे लिए हो गया, सेल्स नहीं है बट एक समझ पा रहे हो ना कि लिंक कर रही हूँ कि चलो ये एक डेटा जैसा हो गया कि मुझे पैसा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या, तो बोलते हैं कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज से यू हैव टू रीपेट्रिएट सच अमाउंट, ये जो इंक्रीज अमाउंट है ना उससे वापस लेके आओ इंडिया में। अच्छा, मतलब तुमने ट्रांजैक्शन किया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, हमने उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अमाउंट को इंक्रीज किया, तो ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का अमाउंट हमने इंक्रीज किया है, ये इंक्रीज अमाउंट तुमको एसोसिएट एंटरप्राइज से इंडिया में लाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंसिंग होगी। नहीं तो ये हमेशा की तरह क्या होगा, ये तो खड़ा ही रहेगा कि हमको क्या 50 करोड़ लेने, उससे आएगा कब, कभी नहीं आएगा ऐसे तो वो बोलते हैं कि लेके आओ, कितने टाइम में लेके आना है, अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू ब्रिंग इट इन 90 डेज। 90 डेज कहाँ से स्टार्ट होते हैं वो अभी देखेंगे, हर सिचुएशन का 90 डेज चेंज हो जाएगा, बट वो बोल रहे कि यू हैव टू ब्रिंग दिस अमाउंट इन 90 डेज, 90 डेज के अंदर हमारे लिए लेके आ जाओ, ठीक है। अगर तुम 90 डेज में लेके आ गए तो एक सिचुएशन होगी, तो मैम यस हम 90 डेज में लेके आए। सिचुएशन नंबर 2, हम 90 डेज में रिपेट्रिएट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने क्या बोला, सीधी सिंपल सी बात बोली कि वॉट एवर इनकम वी हैव इंक्रीज, वो इंक्रीज इनकम हमने माना कि तुमने एडवांस दिया है एसोसिएट एंटरप्राइज को, और ये जो एडवांस है तुम रिपेट्रिएट करो विद इन 90 डेज इन इंडिया। मैम हम 90 डेज के अंदर रिपेट्रिएट कर लेते हैं, कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, सब कुछ अच्छा है, ऑल गुड, सब ठीक है, कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, तुम पैसा लेके आ गए इंडिया में, ऑल गुड। लेकिन मैम हम नहीं लेके आ पाए, हम क्या नहीं करके आ पाए, हम नहीं लेके आ पाए, अब क्या करें, तो मैम इफ यू फेल टू ब्रिंग दैट अमाउंट विद इन 90 डेज, तुम 90 डेज के अंदर इंडिया में नहीं लाए, हाँ नहीं लेके आए, तो क्या करेंगे, तो हमने क्या बोला, तुमने क्या दे के रखा है, उसको एडवांस दिया है, और जब तुमने एडवांस दिया है तो वो क्या है, उसका तुमको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा। हमने जब मान लिया कि ये एडवांस है, जो एक्चुअल में एडवांस था क्या, नहीं था, तो हम ये भी तो एक्चुअल में मान सकते कि तुमको तो इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, जबकि एक्चुअल में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले तो हमने अज्यूम किया कि दिस इज एन एडवांस बिकॉज यू हैव फेल्ड टू रिपेट्रिएट विद इन 90 डेज। फिर उसके बाद हम ये तो एडवांस मान रहे हो, साथ में ये मान रहे हैं कि इसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट की इनकम होती है, और उस इंटरेस्ट की इनकम पे तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, अगर जस्ट तुम रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, ठीक है। अब मैम क्या ये कंपलसरी है, जिस एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ आई एम डूइंग द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, द एसोसिएट एंटरप्राइज विथ विच आई एम डूइंग द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, उसी से रिपेट्रिएट करना जरूरी है क्या, उतनी छूट दी कि नहीं, उससे जरूरी नहीं है। तुम्हारी अगर दूसरी एसोसिएट एंटरप्राइज जर्मनी में और तुमने किसके साथ किया, यूएसए वाली के साथ किया, तुम जर्मनी से रिपेट्रिएट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। तो रिपेट्रिएशन में हमको कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, हमको रिपेट्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी रिपेट्रिएट करो तुम, वो तुम्हारी इच्छा। तो अब तक जो मुझे इतना समझ में आया, अगर मैं उसका क्रक्स बनाऊं, तो वो क्रक्स सिर्फ ये कहता है कि मैम आपकी टोटल इनकम इंक्रीज हो गई, पहला पॉइंट, योर टोटल इनकम इंक्रीज और योर टोटल लॉसेज रिड्यूस, कोई एक ही चीज हुई होगी, ठीक है। नाउ दिस इंक्रीज ऑफ टोटल इनकम और रिडक्शन ऑफ टोटल लॉसेस, मैम इसका एक रीजन है, और वो रीजन कौन सा है, या तो एओ ने किया, या तो अथॉरिटी ने किया, या फिर मैम ये जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इन द टोटल इनकम इट इज ड्यू टू अप्पा, मैम ये भी नहीं हुआ तो इट इज ड्यू टू म्यूचुअल एग्रीमेंट, मैम ये नहीं हुआ तो आपने खुद ही कर दिया है अपने रिटर्न ऑफ इनकम में, कोई भी एक रीजन है जिससे क्या हुआ, या तो टोटल इनकम इंक्रीज हुई या फिर आपके लॉसेस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। अगर मैम ऐसा होता है तो हमने आपको बताया कि यू हैव टू डू द सेकेंडरी एडजस्टमेंट,
क्या था मैम सेकेंडरी एडजस्टमेंट में? दिस अमाउंट यू हैव टू रिपेट्रिएट इन इंडिया फ्रॉम दिस एसोसिएट एंटरप्राइज, नहीं कोई भी एसोसिएट एंटरप्राइज विद इन 90 डेज। मैम या तो 90 डेज में लेके आ जाएंगे या तो 90 डेज में नहीं लाएंगे। लेके आ गए तो बात ही खत्म हो गई, नहीं लेके आए तुम अगर 90 डेज में, तो वी अज्यूम कि यू हैव गिवन एडवांस टू योर एसोसिएट एंटरप्राइज और इस पे लगेगा इंटरेस्ट। तुमको इंटरेस्ट मिल रहा है, हम मान रहे, क्योंकि तुमने किसी को एडवांस दिया तो तुमको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा। तो व्हेन यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट तुम्हारी इनकम है, इस पे टैक्सेस पे करो, इस पे क्या पे करते रहो, टैक्सेस पे करते रहो। अब ये बंदा यहाँ पे खड़े होके सोच रहा है, क्या सोच रहा है? क्या मैं कभी भी इसे रिपेट्रिएट कर पाऊंगा? बिकॉज आई एम अभी तो 90 डेज के अंदर रिपेट्रिएशन होके इंडिया में आया ही नहीं कुछ। और वो सोच रहा है खड़े होके, क्या लगता है मुझे मैं कभी भी इसको रिपेट्रिएट कर पाऊंगा? क्योंकि अगर मैंने रिपेट्रिएट नहीं किया तो एवरी टाइम दे विल इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम इन माय टोटल इनकम, जो आ भी नहीं रही है। समझ रहे हो? वो इनकम एक्चुअल में मुझे रिसीव भी नहीं हो रही है, और वो बोल रहे हैं कि तुमने एडवांस दिया और तुमको इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही है, तो मैं करूँ क्या? मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कभी रिपेट्रिएट कर पाऊंगा। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि जाओ जाके इनकम टैक्स को बोल दो। किसको बोलो? इनकम टैक्स को बोलो कि हम रिपेट्रिएट नहीं कर सकते। एकदम खुद ही बोल दो कि नहीं हो सकता रिपेट्रिएट। तो इनकम टैक्स तुम्हें एक टैक्स रेट बताएगी कि इस टैक्स रेट से क्या करो, जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन पे पर्टिकुलर टैक्स रेट पे हमको क्या दे दो, तुम सीधे सीधे हमको टैक्स पे कर दो। उस दिन से हम क्या करेंगे, तुम पे ये इंटरेस्ट वाला जो इनकम जोड़ते जा रहे थे ना तुम्हारी टोटल इनकम में, उसको जोड़ना हम बंद कर देंगे। तो मतलब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। अगर रिपेट्रिएट कर दिया, खुशी है। रिपेट्रिएट नहीं किया तो इंटरेस्ट इनकम जोड़ते जाएंगे एवरी ईयर, और वो अज्यूम करेंगे कि तुमको इंटरेस्ट इनकम होती जा रही है, और वो अज्यूम्ड इनकम पे तुमको टैक्स पे करना है। ठीक है, अगर उस पे नहीं करना चाहते तो तुम खुद बोल दो जाके कि नहीं भाई हम कभी रिपेट्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो वो एक पर्टिकुलर टैक्स रेट बताएंगे, उस पे टैक्स पे करो, पर्टिकुलर डेट तक टैक्स पे करो। उसके बाद ठीक है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अंडरस्टूड? तो ये प्रोविजन है पूरा। अब इसमें जो फिलर्स है हम वो फिलर्स भरेंगे। तो प्रोविजन ये चीज समझ में आई कि पहले तो तुम्हारी टोटल इनकम या लॉसेस का क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। उसका रीजन दे के रखा, उसी रीजन से होना चाहिए। अगर ये उसी रीजन से हुआ है तो 90 डेज के अंदर रिपेट्रिएट करो इंडिया में, किसी भी एसोसिएट एंटरप्राइज से रिपेट्रिएट कर लो। नहीं कर पाते हो तो इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड करेंगे, और अगर कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते या तो खुद जाके बोल दो कि कभी नहीं होगा ये, या तो फिर क्या करते रहेंगे, वो एवरी ईयर इंटरेस्ट इनकम क्या करेंगे तुम्हारे उसमें टोटल इनकम में इंक्लूड करते रहेंगे। अंडरस्टूड दिस? बेस समझ में आया? अब थोड़ा सा इसको अब हम क्या करते हैं, समझते हैं। मैम क्या लिखा है, ये बोलता है कि हमको आमलन प्राइस डिटरमाइन करनी थी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द आमलन प्राइस, ठीक है, आमलन प्राइस डिटरमाइन करते करते क्या हुआ, या तो हमारी टोटल इनकम इंक्रीज हो गई, या फिर कम क्या हो गया, हमारे लॉसेस डिक्रीज कर दिए गए, एज द केस में भी। यही तो क्या है मेरा, यही मेरा प्राइमरी एडजस्टमेंट है, जो मैं बार बार बोल रही थी कि व्हाट इज प्राइमरी एडजस्टमेंट, आमलन प्राइस कैलकुलेशन के लिए इन दोनों में से कुछ तो हो गया है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब क्या है सेकेंडरी एडजस्टमेंट? अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट, इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट दैट इज आमलन प्राइस इज ग्रेटर देन द एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, तुम्हारी आमलन प्राइस ज्यादा आई है ट्रांजैक्शन प्राइस से, मतलब वही तो हो गया कि तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पे बोलते हैं एंड इनकम इंक्रीज, तो इसको कितने दिन में रिपेट्रिएट करना है मैम? 90 डेज के अंदर आपको रिपेट्रिएट करके रखना है इंडिया में, वापिस लाओ इंडिया में उस पैसे को। ठीक है मैम, अगर ये नहीं रिपेट्रिएट हुआ इस टाइम के अंदर तो क्या करोगे? तो हम ट्रीट करेंगे, तुमने लोन दे दिया है किसको, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, और हर ईयर हम तुम पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट इनकम ऐड कर देंगे, कि मान लेंगे कि तुमको तो इंटरेस्ट मिलता रहता है भले ही कुछ नहीं मिल रहा। अब मैंने जो बेस चालू किया था इसका क्वेश्चन, ये वाले इसका, उसका बेस क्या था, इनकी इच्छाएं क्या थी, ये बोला है इसने इनकम टैक्स में। हम ये प्रोविजन इसलिए लाए ताकि बैलेंस शीट मैच हो जाए। हम ये प्रोविजन इसलिए लाए हैं ताकि बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। चलो, यहाँ तुम बैलेंस शीट मैच करने में
सक्सेसफुल हुए कि तुम बोल रहे हो लोन दिया है, बट वो एक्चुअल में इंटरेस्ट आ कहाँ रहा है? तुम इंटरेस्ट इनकम भी तो इंक्रीज करते जा रहे हो, एक्चुअल में इंटरेस्ट तो आ भी नहीं रहा है। तो ये कुछ नहीं था, ये किसी भी तरह की बैलेंस शीट अप्रोच नहीं थी, ये कोई बैलेंस करने की अप्रोच नहीं है। क्योंकि मुझे बताओ, एक जगह जब तुम सिर्फ लोन इसलिए क्रिएट कर रहे हो और ये बोल के क्रिएट कर रहे हो बिकॉज वी वांट टू बैलेंस द बैलेंस शीट, तो फिर जब तुम फिक्टिशियस इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, वो फिक्टिशियस इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ जाएगी? आर यू गेटिंग? तो ये कोई बैलेंस नहीं है। उनको एक अप्रोच दिख गई हम बैलेंस कर रहे हैं, तो दूसरे में भूल भी गए कि बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने लिखा भी इनकम टैक्स में ये प्रोविजन आया है फॉर बैलेंसिंग, कैश बैलेंस बनाने के लिए, तो कैश बैलेंस कभी बनेगा भी नहीं। ठीक है, चलो यहां तक समझा। फिर वो बोलता है क्या, इट इज नॉट नेसेसरी टू रिपेट्रिएट द मनी फ्रॉम सेम एसोसिएट एंटरप्राइज। यही बोला था, जरूरी नहीं आप उसी एसोसिएट एंटरप्राइज से रिपेट्रिएट करो जिससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है। स्क्रीन शेयर है, चलो। तो यहाँ पे मैम जरूरी है कि सेम एसोसिएट? नहीं, सेम एसोसिएट भी हमको जरूरी नहीं है। फिर क्या बोला है मैम, ये जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, मैं मार्क कर रही हूँ, वो दिख रहा है क्या? मार्किंग जो थी, पेमेंट एसोसिएट को ही मार्क किया ना मैम? नहीं सेकेंडरी एडजस्टमेंट। नहीं, अभी वो लाइट गया ना, वाईफाई नहीं है इसलिए। हम्म हम्म, अभी दिख रहा है? हम्म, तो अब ये जो सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, या तो तुमने खुद ने किया है सेकेंडरी एडजस्टमेंट। क्या किया है सेकेंडरी एडजस्टमेंट में? रिटर्न ऑफ इनकम में खुद ने लिख के दे दिया क्या, कि मैं अपनी इनकम को इंक्रीज करता हूँ, वो भी चल जाएगा, हमको कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ क्या बता रहे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट के 5 रीजन हो सकते हैं। अगर ये 5 रीजन से तुम क्या कर रहे हो, अपना क्या कर रहे हो, प्राइमरी एडजस्टमेंट कर रहे हो, पहला तो हो गया स्यूमोटो, या फिर एओ या फिर अथॉरिटी ने तुमको क्या दिया, ऑर्डर दे दिया, और तुम एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि हाँ, तुम बोल रहे हो कि इतना होना चाहिए, मेरी इनकम तो इतनी होनी चाहिए। या फिर मैम अप्पा है, या फिर सेफ हार्बर है, या फिर क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो क्या ये सब चीज हमने कर ली, वही वही दे के रखी है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, सीधी बात बोलता है, रीपेट्रिएशन कितना करना है। बोलता है देखो, अगर तुम 90 डेज के अंदर पूरा अमाउंट रिपेट्रिएट करते हो, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। सिंपल ही बात है। नहीं मैम, हम पूरा रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, हम कुछ पोर्शन तो रिपेट्रिएट कर लिए, कुछ पोर्शन रिपेट्रिएट नहीं कर पाए। सिंपल सी बात है, जितना रिपेट्रिएट नहीं करा उतने पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। देन मैम रिपेट्रिएशन हमको 90 डेज के अंदर करना है, ठीक है। हाउएवर अगर हमने एक्चुअल रिपेट्रिएशन 90 डेज के बाद किया तो क्या होगा? यू सेड कि 90 डेज में रिपेट्रिएशन करो, लेकिन मैम 90 डेज नहीं, 110 डेज लग गए, तो तुम लोग मुझे बताओ, इंटरेस्ट कैलकुलेशन 110 माइनस 90 डेज का होगा, या फिर ओवरऑल 110 डेज के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए? हम 90 डेज के बाद से होना चाहिए। 90 के बाद।
वेरी गुड। पीयूष, जागो जागो। मैम नॉट कनेक्टिंग विद दिस टॉपिक। हाँ, क्यों कनेक्ट होगा? अभी तुम लेट ज्वाइन हुए। कोई बात नहीं, हम तो मैम शुरू से ही आ ही नहीं रहे थे अभी 2 दिन से। अच्छा हाँ, एक्सीडेंट हुआ, तेज चला रहे थे? बस वैसे ही हो गया मैम, कॉलोनी में हो गए। कॉलोनी में हो गए तो तुम तेज चला रहे थे कि कोई और की गलती थी? सामने वाले की गलती थी, हम तो क्या तेज चला रहे। हमेशा में वैसे भी यही होता है। चलो, तो चारुल, तुमको तो मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी, विनय को भी बोलना चाहिए। तुमने तो रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और चारुल ने तो एक बार पढ़ रखा है। और चलो, पीयूष तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वैलिड रीजन हो गया भाई वो तो। तुम मेरे को ये बताओ, तुम लोग ने पहले नहीं करके रखा? स्पेसिफिकली 90 डेज हमने तुमको दे दिए कि 90 डेज के अंदर डू द रिपेट्रिएशन। अगर 90 डेज में नहीं होता है तो ओवरऑल 110 डेज के हिसाब से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक्सिस पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुमको ये मान के चलना है कि जब तुम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन कर रहे हो, कोई भावनाएं मत रखना। हम हर जगह ये लोग रिग्रेट है, वो ज्यादा ही लेने की कोशिश करेंगे। तो मैम अगर हम 90 डेज से ज्यादा में रिपेट्रिएशन करते तो जितने लेट हुए हो ना, सबका ओवरऑल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। ओवरऑल क्या करेंगे, ये पूरे के पूरे का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे और बोलेंगे कि तुमको इतनी इनकम 110 दिन की हुई है। अंडरस्टूड दैट? आया? चलो, अब इसके बाद आता है जो मेन चीज है। मैम आप क्या बोल रहे हो पता है क्या? अब थोड़ा सा ना पीयूष, इतना तो समझ में आया कि 90 डेज में मेरे को रिपेट्रिएट करना है पैसा। अब जो स्टार्ट कर रही हो वो कैसा है कि मैम आप बोल रहे हो कि 90 डेज में मेरे को क्या करना है, पैसे को रिपेट्रिएट करना है। बट अभी एक प्रॉब्लम और आएगी, वो 90 डेज स्टार्ट कहाँ से करें? आप बोल रहे हो 90 डेज में आपको क्या करना है, रिपेट्रिएट करना है, तो मैम वो 90 डेज की स्टार्टिंग भी तो अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्यों नहीं होगी आप ही? सबसे पहले हम ले लो एओ को। एओ ने ऑर्डर दिया कि हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी टोटल इनकम इतनी, तो डेट ऑफ ऑर्डर से क्या करो, 90 डेज काउंट करो। वहां अलग हो गई बात। मैम अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया कि तुम्हारी टोटल इनकम इतनी होनी चाहिए, तो वहां से तुम क्या करोगे, 90 डेज काउंट करोगे। मैम हमने अप्पा में एंटर किया, तो अप्पा में जब तुमने एंटर किया उस दिन से तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, 90 डेज काउंट करना पड़ेगा। पर तुम क्या बस ये बात समझ पाए कि 90 डेज की कहानी चेंज होती रहेगी बेस्ड ऑन द सिचुएशन? तुम्हारा 90 डेज भी क्या होगा, बेस्ड ऑन सिचुएशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। आया? अब चलो, लाइट आ गई, मैं 1 मिनट कनेक्ट कर लूँ। एक मिनट दो। हाँ, तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, ध्यान दो इधर, कि मैम उन्होंने ये सिंपल सी बात बोली कि 90 डेज में रिपेट्रिएशन करना है, तो वो टाइम लिमिट, अब आप बताओ कि हर एक का टाइम लिमिट अलग है क्या? हाँ, अब देखो इधर ध्यान विनय से। सबसे पहले एओ ने ऑर्डर दे दिया या अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया,
तो मैम जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन से हम बोलेंगे कि 90 डेज स्टार्ट हुए रिपेट्रिएशन के। बस ऑर्डर दिया नहीं हमने कि तुम समझो कि टिक 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 चालू है कि 90 डेज में रिपेट्रिएशन कर दो। मैम अप्पा आपने एंटर किया, तो अप्पा एंटर करते वक्त भी तो कुछ होगा, टाइम पीरियड बिल्कुल है, ये टाइम पीरियड को मैं अभी स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसी में कुछ तो समझना है लॉजिक। ठीक है, और क्या है मैम, दूसरा बोलते हैं कि आपने क्या किया, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में एंटर किया, आपने कोई एग्रीमेंट किया, वही DTAA वाला एग्रीमेंट किया। तो जिस दिन हमने उस DTAA वाले एग्रीमेंट का इफेक्ट दिया था ना तुम्हारे इनकम में, उसी दिन से मान लेंगे कि 90 डेज स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जिस दिन इस म्यूचुअल एग्रीमेंट का हमने कुछ तो इफेक्ट तुम्हारी इनकम में दे दिया, वो दिन है जिस दिन हमने इफेक्ट डाला, उस दिन से 90 डेज स्टार्ट कर दिया। ठीक है मैम, कोई और रीजन हुआ तो, कोई और रीजन मतलब ये सेफ हार्बर ही तो बचा है यहाँ पे, और बचा क्या है, सेफ हार्बर कोई तो इंक्लूड नहीं किया। मैम सेफ हार्बर के कारण हुआ तो तुम्हारा ड्यू डेट होगी ना रिटर्न फाइलिंग की, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से तुम्हारा 90 डेज स्टार्ट करेंगे। तो मतलब इन्होंने टाइम पीरियड 90 डेज का अलग अलग बताया है कि एओ बोलेगा, अथॉरिटी बोलेगा तो ऑर्डर की डेट। मैम इसको अभी आपने इग्नोर कर दिया। म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब जिस दिन इफेक्ट दिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट का, वहां से 90 डेज रिपेट्रिएशन के स्टार्ट होंगे। मैम कोई और रीजन हुआ तो, कोई और रीजन पे ड्यू डेट ऑफ ROI, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से तुम्हारा 90 दिन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैम, इंटरेस्ट का टाइम क्यों, अगर 90 डेज में तुम रिपेट्रिएट नहीं कर पाए तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, तो बताया था ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन डे 1 से ही होता है। अगर तुम 110 डेज में रिपेट्रिएट कर रहे हो तो वो एक्सेस नहीं होता, यहीं से वो चालू कर देंगे तुम्हारा क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो क्या सेम नहीं हो गया, जिस दिन से ऑर्डर दिया था अगर तुम ऑर्डर की डेट से 90 डेज के अंदर तुम रिपेट्रिएशन नहीं कर पाए तो सेम डेट से तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लॉजिक ही है, वही होना चाहिए। इसको बोला था ना ये थोड़ा सा अलग है, इसको अभी हम नहीं देख रहे, ये इसी का पार्ट है, इसको मैं अभी नहीं देख रही, अप्पा का ये है। बाकी सेम है, जिस दिन इफेक्ट दिया था उस दिन से 90 डेज चालू, तो उसी दिन से तुम्हारा इंटरेस्ट चालू हो जाएगा अगर 90 डेज में रिपेट्रिएट नहीं किया, और कोई और रीजन हुआ तो ड्यू डेट से ही तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अगर 90 डेज में रिपेट्रिएट नहीं किया। इसको छोड़ के ये समझ में आ गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन 90 डेज का, इसको छोड़ के आ गया, ये नहीं देखा अपन ने। अब आया पीयूष, अब जो समझा रही हूँ उसको समझना। ये क्या बोलता है मैम, आपने अप्पा एंटर किया, अप्पा तो हमने कल ही किया है कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में आपने एंटर किया, कर लिया, लो कर लिया हमने, क्या करना है, बोलते हैं आपने जब अप्पा को एंटर किया ना तब आपकी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग बची हुई थी, यू हैव येट नॉट फाइल योर ROI, अभी भी ड्यू डेट है। मैंने अप्पा आज एंटर किया और अभी तक रिटर्न फाइलिंग की डेट नहीं निकली, बढ़िया। और मैम आपने अप्पा एंटर कर लिया लेकिन रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या हो चुकी है, गई। ठीक है, अब जो लॉजिक मैं समझाऊंगी उसको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत रहेगी। मैम यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, ये हो गया आपका का क्या, अप्पा, सपोज करो ये हमारा एग्रीमेंट है जिसको हम बोलते हैं अप्पा। ठीक है, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आपने बिफोर ड्यू डेट एंटर किया, या तो मैम आपने क्या किया, आफ्टर ड्यू डेट एंटर किया। ठीक है, तो बोलते हैं अगर आपने बिफोर ड्यू डेट एंटर किया, मतलब सिंपल सी बात है मैम, अभी भी आपके पास चांस है, क्या क्या चांस है, या तो ड्यू डेट पे मैं रिटर्न फाइलिंग कर दूंगी, और थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर देती हूँ, या तो मैम बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दोगे रिटर्न, हो सकता है क्योंकि ड्यू डेट बची है तो ड्यू डेट के पहले भी तो रिटर्न फाइलिंग हो सकती है, या तो नहीं नहीं आप तो एग्जैक्ट ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करोगे, हाँ ये भी हो सकता है मैम, या तो ये हो सकता है आप लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न करोगे, कुछ भी तो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, पर मैम यहाँ क्या होगा, यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, आफ्टर ड्यू डेट हो गया, रिटर्न फाइल हो चुका है तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा एक चीज हो सकती है लेट फाइलिंग, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैम जब यहाँ पे आपने बिफोर ड्यू डेट फाइल किया, या फिर ड्यू डेट पे फाइल किया, या फिर लेट फाइलिंग किया, कुछ भी किया, हम बोलते हैं हम 90 डेज पता है कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिस दिन तुम एक्चुअली फाइल करोगे, एक्चुअल फाइलिंग से हम क्या करेंगे 90 डेज स्टार्ट करेंगे। क्यों,
जब तुम फाइल करोगे तभी तो अपनी टोटल इनकम बढ़ा के दिखाओगे ना। हमने तो बोल दिया, तुम फाइल करोगे फिर उसमें फाइल करके दिखाओगे कि ये रही मेरी टोटल इनकम बढ़ी हुई। तो ऐसे केस में जब आप अप्पा एंटर करते हो बिफोर ड्यू डेट, तो चाहे आप कभी भी फाइल करो, कभी भी फाइल करो, जिस दिन एक्चुअल फाइलिंग की हम 90 डेज वहां से स्टार्ट करेंगे। कितने अच्छे हैं ये लोग, रुक रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम अपना आराम से रिटर्न फाइलिंग करो। अब हम भी बिल्कुल होशियार कि 90 डेज लेट करना चाहेंगे कि रिपेट्रिएशन हमको थोड़ना चाहिए कि जल्दी स्टार्ट हो, वो टिक 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 90 डेज की मेरे को जल्दी नहीं चाहिए। हम भी सोचेंगे कि एकदम एग्जैक्ट 31 मार्च को जाके हम क्या करेंगे, रिटर्न फाइलिंग करेंगे। ड्यू डेट सपोज 31 जुलाई की ड्यू डेट है, मैं क्यों चाहूंगी कि मैं जल्दी फाइल करूं, नहीं तो 90 डेज जल्दी नहीं स्टार्ट हो जाएंगे मेरे। आर यू गेटिंग दैट थिंग? तो मैंने भी सोचा चलो 31 मार्च को जाके फाइल करेंगे। कितना सुकून मिल ही रहा था। फिर उन्होंने बोला सुनो, इफ यू फेल टू रिपेट्रिएट विद इन 90 डेज, करो तुम जो तुमको होशियारी करनी है करो, नाचो गाओ कुछ भी करो, दिक्कत नहीं है। 90 डेज के अंदर अगर तुम फाइल क्या नहीं कर पाए, रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट। और अब इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से नहीं। इंटरेस्ट तो हम तुम्हारा कहाँ पे लेके जाएंगे, जिस दिन ड्यू डेट थी ना तुम्हारी रिटर्न फाइलिंग की, उस ड्यू डेट से ही तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। अंडरस्टूड? तो मतलब करने की क्या कोशिश की, जितना आराम करना है तुमको यहाँ पे कर लो, ये करते जाओ, आराम करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन भी अगर तुम लेट हो गए ना, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना भारी हो जाएगा। तो बेनिफिट ऐसा लग रहा है कि है, पर एक्चुअल देखा जाए तो बेनिफिट कुछ नहीं है। तुम्हारी एक बार की पेनल्टी तुम्हें इतना बड़ा इंटरेस्ट पे करवाएगी कि हमको इतनी इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, जबकि एक्चुअल में कोई इनकम भी नहीं होती तुमको। और उसके ऊपर से तुम क्या पे करोगे, टैक्स पे करोगे। अंडरस्टूड? तो ऐसा क्या बोला यहाँ पे, यही चीज यहाँ बोली है अप्पा के लिए। मैम अप्पा एंटर किया, ड्यू डेट को एंटर किया है अभी, मतलब रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ रिपेट्रिएशन कहाँ से स्टार्ट करें, रिपेट्रिएशन का टाइम तो एक्चुअल डेट से चालू करें। जब तुम रिटर्न फाइल करोगे तब मानेंगे कि 90 दिन स्टार्ट किए, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहाँ से चालू कर दिया, ड्यू डेट से। अंडरस्टूड? सिर्फ यही एक चीज अलग है, ये वाली। मैम ड्यू डेट बची तो क्या, जब ड्यू डेट ही बची है, ड्यू डेट निकल चुकी तब क्या, बात ही कुछ नहीं है। फिर तो तुमने जब एंटर किया होगा हम उस डेट को फोकस करेंगे ना, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि मैम हमने जब अप्पा एंटर किया तब तो मेरी ड्यू डेट गायब, कुछ नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए, रिटर्न फाइल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे केस में बोलते जब ऐसा कुछ हुआ है ना, तो सुनो, तुम देखो कि तुमने अप्पा कब एंटर किया, तो एंड ऑफ द मंथ इन विच अप्पा एंटर्ड, और वहीं से तुम्हारा क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी स्टार्ट होगा। तो एंड ऑफ द मंथ और वहीं से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। अब पहले रिवाइज करना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आते कुछ क्वेश्चन है क्या इसके, इसके न्यूमेरिकल हैं, और तुम्हें ऐसे ही सादे सिंपल यही न्यूमेरिकल्स दिखेंगे कि अप्पा के रीजन से इंक्रीज हुआ, इसके रीजन से इंक्रीज हुआ। तुम्हें याद रखना है 90 डेज कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे, वही चीजें अप्लाई करनी है। अब मैम आपने जितना जितना बोला उसके अकॉर्डिंग इतनी सी बात समझ में आई कि वही कहानी रिपीट कर रही हूँ। या अब ध्यान से सुनना पीयूष, या तो तुम्हारी टोटल इनकम को इंक्रीज किया जाता है, या फिर तुम्हारे टोटल लॉसेस को रिड्यूस कर रहे हैं। दोनों ही केस में गवर्नमेंट बेनिफिट में। और ये करने का रीजन क्या है, इसे बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करने को हम बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट। ये करने का रीजन या तो एओ है कि एओ ने ऑर्डर पास किया, या फिर किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, या फिर तुमने खुद ने रिटर्न ऑफ इनकम में लिख दिया कि मैंने इनकम इंक्रीज की, या फिर अप्पा रीजन हो सकता है, या फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर दैट इज DTAA, या फिर तुम्हारा सेफ हार्बर रूल, कोई भी एक रीजन है। इन्हीं रीजन से अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है तो बोलते हैं कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट करो। क्या होता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट, 90 डेज के अंदर वो जो पैसा हमने इंक्रीज किया ना, इंक्रीज्ड अमाउंट हम मान रहे कि तुमने एडवांस दिया है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को, उसको 90 दिन में रिपेट्रिएट करके इंडिया में लेके आओ। या तो रिपेट्रिएट करोगे या तो रिपेट्रिएट नहीं करोगे। तो नहीं रिपेट्रिएट किया तो हम मानेंगे कि तुमको इंटरेस्ट इनकम हर साल रिसीव होती है। और अगर इंटरेस्ट इनकम हर साल रिसीव होती है तो हमने अभी देखा
90 डेज का टेन्योर कैसे चालू होता है और ये इंटरेस्ट का टेन्योर कैसे चालू होता है, उसमें सिर्फ अप्पा में डिफरेंस है। अप्पा कहता है जिस दिन डेट ऑफ फाइलिंग हुई वहां से 90 दिन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेशन तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम ड्यू डेट से ही स्टार्ट करते हुए चलेंगे। इतना समझ में आया? डन। अब इसमें अभी कुछ बचा है? हाँ, आप अभी बार बार बोल रहे हो ना हम मान लेंगे कि तुम्हें इंटरेस्ट इनकम हो रही है, हम मान लेंगे इंटरेस्ट इनकम हो रही है। वो इंटरेस्ट का परसेंटेज क्या, 10%, 20%, 30%, 40%? व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ दैट इंटरेस्ट? अपनी मर्जी से ले लेगी इनकम टैक्स? नहीं, एक डिफाइंड है कि इतना परसेंटेज इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है, हम मानते हैं। अब इसमें भी मैम दो चीजें होंगी। हमने ट्रांजैक्शन किया, हमने एसोसिएट एंटरप्राइज से ट्रांजैक्शन किया और टोटल इनकम भी इंक्रीज हुई, मतलब वो सारी चीजें हो रही है जिसके कारण ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मैम या तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, रुपी डिनोमिनेटेड, या तो ये ट्रांजैक्शन हो रहा होगा फॉरेन करेंसी, फॉर एग्जांपल डॉलर डिनोमिनेटेड। या तो आप डॉलर में वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो या तो रुपी डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शन है। तो दोनों के लिए इंटरेस्ट रेट अलग दिया है। रुपी डिनोमिनेटेड है तो अलग इंटरेस्ट रेट है, और अगर डॉलर डिनोमिनेटेड है मतलब फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेशन है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा वो अलग दिया। अब इस पे आते हैं वापस, क्या लिखा है, इफ एक्सेस मनी नॉट रिपेट्रिएटेड विद इन द अबाउट टाइम लिमिट, और ट्रांजैक्शन इंडियन रुपी में डिनोमिनेशन देता है, मतलब रुपी में तुम्हारा पूरी बिलिंग विलिंग क्या हुई है, सारी रुपीज में चल रही है। तो बोलते हैं 1 ईयर का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, लेंडिंग रेट ऑफ एसबीआई। सबसे पहली चीज यहाँ पे कोई गलती मत करना, डिपॉजिट रेट देंगे वो लोग स्पेसिफिकली कंफ्यूज करने के लिए। बोला है 1 ईयर का लेंडिंग रेट ही लेना और एसबीआई का ही लेना है। एसबीआई जो 1 ईयर लेंडिंग रेट देगी, तुमको पंजाब नेशनल बैंक का भी दे देंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुमको किसी प्राइवेट बैंक का दे देंगे, मेरे को सिर्फ बोला है कि हम मानेंगे इंटरेस्ट तुमको कितना मिलता है, जो 1 ईयर का लेंडिंग रेट है, डिपॉजिट रेट नहीं। 1 ईयर का लेंडिंग रेट सिर्फ एसबीआई का 1 अप्रैल को क्या है उसको लो और 3.25 ऐड कर दो। तो जो रेट होगा मैम वो 9% पे क्या देते हैं, लोन देते हैं 1 ईयर के लिए, 9% पे देते हैं। तो 9% 3.25, अब ये जो रेट आएगा इस पे तुम्हारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ठीक है मैम, अगर यही चीज हमारी फॉरेन डिनोमिनेशन में होती तो फॉरेन डिनोमिनेशन में अगर होता है तो वहां लाइबर चलता है, वहां 6 मंथ का लाइबर रेट जो 30 सितंबर को दे के रखा है, 30 सितंबर का 6 महीने का लाइबर रेट जो दिया उसमें 3% ऐड कर लो। मैम हम किसी दिन कंफ्यूज हो गए कि 3 किस में ऐड करना है, 3.25। इंडिया में 25 पैसा चलता था, ऐसा याद रखना, 25 पैसे इंडिया में ही चलते थे, तो वहां हो गया 3.25। ठीक है, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसा है, 6 मंथ लाइबर रेट, वहां पे 1 ईयर का लेंडिंग रेट, वहां 1 अप्रैल का देखना है, यहाँ पे 30 सितंबर का देखना है। तुमको पहले तो आइडेंटिफाई करना है क्या डॉलर में दिया है मेरे को सब कुछ या रुपी में सारी चीजें दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली तुमको चाहिए कि इंटरेस्ट परसेंटेज मेरा कितना होगा। मैम जैसे ही इंटरेस्ट परसेंटेज पता चल गया वो देख लो ना, अब 90 डेज निकल गए क्या, सिर के ऊपर निकल गई बात। हाँ, तो वो जो डेज है कैलकुलेशन कर लो तुम्हारा इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ तुमने वही तो देखा है चार्ट में कि वो डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब तुम कैलकुलेट करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बनता है। क्या यहाँ तक बात अभी थोड़ी सी समझ में आई? अब मैम चलो ये सब भी हुआ कि हम रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, हमको इंटरेस्ट भी बता दिया, कितना टैक्स भरवाओगे? आप बोले थे ना कि हम बोल सकते कि हम नहीं कर सकते इसको रिपेट्रिएट, या फिर ये जो इनकम आप बोल रहे हो ये इनकम पे टैक्स कितना होगा, ये जो इनकम ये लोग निकाल रहे हैं हमारी उस पे कितना टैक्स भरना पड़ेगा हमको? तो चाहे ये इंटरेस्ट इनकम बोलो या तुम जाके बोल रहे हो कि वी आर अनेबल टू रिपेट्रिएट, दोनों ही केस में बोला है आपको एक एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है। मैम कितना है वो एडिशनल इनकम टैक्स? 18%, कंपल्सरी 12% का सरचार्ज, कुछ पूछ नहीं रहे तुमको, कंपल्सरी 12% का सरचार्ज,
and health and education cess on excess money till date of payment of additional tax. तो तुमको क्या करना है, अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं हम रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, तो जब तक तुम टैक्सेस पे नहीं कर देते तब तक तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। सपोज करो 90 डेज मेरे, आज क्या डेट है, 7 जून को निकल गए और मैं रिपेट्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं बोल रही हूँ कि 31 अक्टूबर को रिपेट्रिएट कर पाऊंगी, तो वो बोलेंगे 31 अक्टूबर तक पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या दे दो तुम, ये जो टैक्स बोल रहे हो ना इतना 18 + 12 + 4%, इसका टैक्स दे दो। जिस दिन तुमने ये टैक्स पे कर दिया उस दिन सारी चीजें खत्म, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे तुमको, सारी चीजें खत्म हो गई। अंडरस्टूड? तो मैम दो चीजें, या तो हम रिपेट्रिएट कर पाएंगे या तो रिपेट्रिएट नहीं कर पाएंगे। अगर रिपेट्रिएट नहीं कर पाते तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भरते रहो, और बोल दे रहे हो कि हम रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, तो जितना अमाउंट तुम रिपेट्रिएट नहीं कर पाए उस पर टैक्सेस भर दो इतने, और यहीं पे क्या कर दो, बातों को खत्म कर दो। अंडरस्टूड? अब ये क्या दिया है मैम, हम जितना ये टैक्स पे कर रहे कोई क्रेडिट देंगे क्या आगे चल के? ये कोई क्रेडिट नहीं है मैम। कोई डिडक्शन इस टैक्स का किसी अदर प्रोविजन में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं है ये टैक्स जो पे कर रहे हो, ना कोई क्रेडिट, नो ना कोई डिडक्शन। मैम आफ्टर पेमेंट ऑफ सच टैक्स नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट। एक बार पेमेंट कर दिया टैक्स का तो फिर कोई सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वहीं स्टॉप हो जाएगी ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट तुम्हारी इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा है, इतना सब पढ़ने के बाद बता रहे हो मैम? हाँ, क्योंकि एग्जाम में भी वो यही करते, पूरा लिख देंगे फिर लास्ट में लिखेंगे कि कोई अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट सिर्फ 1 करोड़ की थी तो ये पूरा सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा ही नहीं। मतलब 1 करोड़ की क्या देके रखी है, लिमिट, चलेगा 1 करोड़ तक सब चलता है। या फिर तुम्हारा अप्पा इंटर जो हुआ है इस ईयर से पहले, क्योंकि इस ईयर से पहले अप्पा था ही नहीं, तो अगर तुम्हारा क्या प्राइमरी एडजस्टमेंट इस ईयर से पहले हुआ है तो भी क्या होगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो मतलब ये जो एडजस्टमेंट वाली सेक्शन आई है ना, इस ईयर तक थी ही नहीं, तो इस ईयर या इस ईयर से पहले अगर ये प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है तब तक तो ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं था। अब जाके क्या खत्म होता है ये सेक्शन। क्या मैं सादी सिंपल बात बोलूं, तुमको एक ही चीज बोली थी, तुम्हारी टोटल इनकम इंक्रीज हो गई, टोटल इनकम रिपेट्रिएट करके लेके आ जाओ 90 डेज के अंदर। अगर लेके आ जाते हो अच्छी बात है, नहीं लाते हो तो हर साल मानेंगे कि तुमको इस पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है क्योंकि तुमने एडवांस दिया है। हर साल इंटरेस्ट इनकम पे या तो टैक्स भरो या खुद बोल दो कि हम तो रिपेट्रिएट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो जितना तुमने ट्रांजेक्शन किया उस पर टैक्स पे कर दो, जिस दिन तुमने टैक्स पे कर दिया इंटरेस्ट कैलकुलेशन बंद। और अगर रिपेट्रिएट करने का भी नहीं बोल रहे हो, वो हर साल क्या होता जाएगा, हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर क्या देते जाना हमको, तुम टैक्सेस पे करते जाना। मैम 1 करोड़ का तो प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है, भूल जाओ, कोई भी ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। मैम 16-17 असेसमेंट ईयर के पहले की बातें चल रही, भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं होगा। तो इतना सारा जो पड़ा उसका क्रक्स सिर्फ इतना सा है। बट याद क्या रखना, वो अप्पा का 90 डे अलग है। ड्यू डेट के पहले अगर अप्पा इंटर हुआ है तो ड्यू डेट से तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, लेकिन 90 डे स्टार्ट करते हो जब तुम एक्चुअल में फाइल करते हो रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, आया? आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू राइट एवरीथिंग जो दिमाग में है फॉर दिस प्रोविजन प्राइमरी सेकेंडरी अलॉन्ग विथ अप्पा। कल का अप्पा भी याद ही होगा। पीयूष तुमने अगर कल का अप्पा नहीं किया है तो तुम प्राइमरी सेकेंडरी लिखो कम से कम। टाइमर के हिसाब से चलना, स्पीड होनी चाहिए अपनी।
डन। बताओ कितना लिख लिया, तुम्हारे हिसाब से क्या हो गया? 5 मिनट सफिशिएंट है कि अभी भी और टाइम चाहिए? तुम लोग ऐसे ऐसे करते हो तो मेरे को कोई मीनिंग तो आज तक समझ में आया नहीं, बस यूं यूं कर दो। क्या करूं मैं उसका यूं यूं का? मैम आपका के बस लास्ट के 2-3 वो वॉइड एब इनिशियो और वॉइड वाला पॉइंट को रह गया था बस। अच्छा, और ये लिख दिया प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी में ये पूरा हो गया, डन हो गया था बस, उसका एपी आपका का रह गया था बस। चारुल मैडम के क्या हाल हुए? मैम आपका तो कल लिखा था ना, क्या? कॉल पॉइंट्स ये थे ना आपका के, हाँ कल। तो वो वापस लिखना है? अभी पता है जब मैंने टाइमर ऑन किया था ना, चारुल यही बोला था दोनों लिखने हैं। सिर्फ पीयूष को बोला था कि कल उसने अटेंड किया नहीं था और अपलोड नहीं हुआ है वो लेक्चर, तो तुम सिर्फ आज का लिखो। मतलब लिसनिंग स्किल्स पे भी वर्किंग मैम आप पहले करो, वो एक मिंटरिंग अलग स्टार्ट करो हमारी। एक चीज बताओ, 5 मिनट में लिख पाए ना 2 प्रोविजन? तुमको बस जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि रिकॉल की पावर समझ रहे हो? जिसको तुम बोलते हो ना डीटी बहुत वाइड है और याद नहीं रहता, अगर तुम इस तरीके से बार बार रिवीजन करते रहे तो तुमको नहीं लग रहा कि प्रोविजन तो बैठ जाएंगे दिमाग में? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मुझे क्वेश्चंस की। तो प्लीज ये सब सब्जेक्ट में करो, ऐसा नहीं है कि ये इसी सब्जेक्ट में तुमको काम आने वाला है, किसी भी सब्जेक्ट में। और भूल जाओ रिवीजन लेक्चर यूज करना, मैं खुद बोलूंगी मत यूज करो। तुम अपने आप के साथ बहुत हार्मफुल, जिसको बोलते हैं ना, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो खुद के लिए, अगर सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स पे रिलाई करते हो तो। इंस्टेड खुद याद कर लिया, थोड़ा हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करने के बाद ये रफली लिख लिख के तुम रिवाइज कर लो, तुम्हें किसी रिवीजन लेक्चर की जरूरत नहीं। क्योंकि तुम जब खुद लिखोगे ना, अभी तुम देखना क्वेश्चंस करने में ये जो प्रोविजन तुमको इतने याद है ना, ये वही प्रोविजन है तुमको अप्लाई करते नहीं आने वाले। मैं खुद बोल रही हूँ, इतना लर्न कर लिया उसके बाद भी यही बोल रहे हो कि अभी अप्लाई नहीं करते आएंगे, नहीं आएंगे, लिखना भी नहीं आएगा ढंग से। तब समझ में आएगा कि अभी मेरे को कहाँ पे वर्किंग करनी है। ठीक है, और वो अभी अभी होने वाला है, एक प्रोविजन बचा है, अभी हम वो कर लेंगे, उसका भी डेमो लेक्चर देख लेंगे आज। ठीक है, रिकॉल करते हो ना? ऐसे करते थे कभी? मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो, पर तुम्हारा रिकॉल ऐसा था? बचपन में ये ऐसे ही करते थे ना, याद करके किसी को सुना देते थे कि लो सुन लो। ये वही बचपन की टेक्निक्स है जो मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, बस तुम लोग बड़े हो गए, ये में आ गए तो हम बड़े हो गए, और हमको लगता है कि बस पढ़ के हो जाना चाहिए चीजें। चलो ठीक है। चलो अब एक लास्ट प्रोविजन है, ये भी बहुत 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 सिंपल है, जितना किया उससे तो ज्यादा ही सिंपल है। मैम ये जो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है, इसमें ये सी कैटेगरी का सेक्शन है। क्या कौन सा है? सी। इसमें सिर्फ याद क्या रखना होगा तुमको, एक बार रीड करना है, कल मैं इसको करवा दूंगी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, पर तुम्हारा होमवर्क इसको रीड करने का रहेगा क्योंकि ये काम का नहीं है, टू बी फ्रैंक। बस इसमें याद क्या रखना, जहाँ पे कोई लिमिट दिख जाए, कोई टाइम लिमिट दिख जाए, उतना ही हमारे लिए होता है कि दिमाग में भर लो। तो दिस इज अ सी कैटेगरी सेक्शन। यस। क्या आज तक कोई भी क्वेश्चन आया इससे? नो। क्या नहीं आ सकता? ऐसी रिस्क में बोलने की लूंगी नहीं। ठीक है, बट तुमको यहाँ दिख रहा है, यहाँ कहीं पे टाइम लिमिट दिख रही है, ये टाइम लिमिट दिख रही है, यहाँ पे टाइम लिमिट है, किसके पास जाना है, ये वो चीजें जो तुम्हारे दिमाग में बस रहनी चाहिए कि कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या करना है। ये टाइम लिमिट दिख रही है, तो ये सिर्फ टाइम लिमिट, ये पेनल्टी है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। ये रटंत विद्या है, सी सेक्शन में कुछ समझने का नहीं है, समझेंगे कल अपन, लेकिन तुम ये याद करके रखोगे, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब जो मैं फोकस कर रही हूँ वो क्या है? लास्ट सेक्शन मेरा 94B। क्या है इस 94B में? याद है मैंने तुम्हें जब फ्लो समझा रही थी चैप्टर का, कि एक फ्लो आएगा और वो बोलेगा तुम एक्सपेंस भी अननेसेसरी बढ़ा नहीं सकते, जितनी इच्छा उठते एक्सपेंस बढ़ा दो, और एक्सपेंस बढ़ा के अपना प्रॉफिट कम कर दो, प्रॉफिट कम कर दोगे तो तुम टैक्सेस भी कम पे करोगे। तो याद है मैंने कहा था कि यहाँ पे भी एक लिमिट लेगा वो, कि वही लास्ट सेक्शन है। तो बोलता है
लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन इन केस ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस है जिसमें उसने पहले ही बोल दिया कि इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलेगा लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं। मेरे को सपोज करो मैंने किसी से लोन लिया, ठीक है, अब भूल जाओ कि ये सेक्शन कुछ है, मेरे को तो पता भी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ नहीं पता। तो अब समझो मैंने क्या किया, सामने वाले से लोन लिया। सामने वाला कौन? नॉन रेसिडेंट। मैंने उससे इतना सारा पैसा, ये रहा मेरे हाथ में, लोन लिया, मेरे पास रख लिया। वो मुझसे क्या मांगेगा तुम खुद ही बोलो ना। वो लोन दे रहा है तो मुझसे इंटरेस्ट मांगेगा। मैंने थोड़ा सा उसको क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। जैसे ही मैं इंटरेस्ट देने जा रही थी, अभी मैंने थोड़ा सा, क्या बोला, थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट दिया। जैसे ही उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट देने जा रही थी, अंदर से एक वो होता है ना, ब्लैक ड्रेस में अपने अंदर की बुराई आती है, तो बोलती थोड़ा सा क्यों देना, अपन चोरी कर सकते हैं टैक्स की। इधर से व्हाइट वाली बोल रही है नहीं नहीं नहीं, जो जेन्यून है वही करो। इधर से बोल रहे ब्लैक वाले नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट जानबूझ के ज्यादा दिखाते हैं अपन। क्यों? इंटरेस्ट अगर तूने ज्यादा दिखाया तो अपना प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा सकती है तू। और मैंने एक्चुअल में किसकी सुनी? ब्लैक वाले की। मैंने इतना थोड़ा सा इंटरेस्ट क्या कर दिया, इतना बढ़ा के दिखाया कि आई एम गिविंग इतना इंटरेस्ट टू माई एसोसिएट एंटरप्राइज। तुम बताओ, एक्सपेंस बढ़ा दिया? एक्सपेंस बढ़ाने से इनकम कम कर ली? कर ली। मैम एक्सपेंस बढ़ा दिया, इनकम कम कर ली। किसको समझ में आने लग गई ये बात? तुमको, इनकम टैक्स वालों को ये बात समझ में आने लग गई कि तुम क्या कर रहे हो, दिखा भी रहे हो इंटरेस्ट, लेकिन जानबूझ के इंक्रीज इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करो। तो बोलते रुक बेटा, अब हम बोल रहे हैं दे, तेरे को इतना इंटरेस्ट देना ना दे, लेकिन पता है डिडक्शन कितना अलाउ करेंगे? EBITDA का सिर्फ 30%, इसके ऊपर कितना भी इंटरेस्ट होगा ना वो अलाउड नहीं है। तो क्या लगा दिया उन्होंने? उन्होंने एक बेंचमार्क लगा दिया कि इसके ऊपर तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो शो करना है शो करो, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए डिडक्शन कितना होगा? द बार इज 30%। अब मोस्ट कॉमन मिस्टेक, मैम सपोज EBITDTA का 30% निकला, लेट से 5 करोड़, ठीक है। अब हमारा दिमाग पता है एग्जाम में क्या होता है, बस ये याद रखता है EBITDTA का 30% इज 5 करोड़, इसका इतना अलाउ है। ये तो देख लो एक्चुअल में भाई साहब पे कितना कर रहे हैं। वो बेचारा दिखा रहा है 4 करोड़, ठीक है, तुम बोल रहे हो मैक्सिमम अलाउड कितना है, 5 करोड़। दिखा के उसने रखा है कि मैं 4 करोड़ पे कर रहा हूँ, तो तुम 5 करोड़ अलाउ करके मत आना। वो सिर्फ एक क्या है, लिमिट है कि 5 करोड़ के ऊपर तुमको डिडक्शन अलाउड नहीं है। अंडरस्टूड? आया समझ में? चलो अब इसको पढ़ते हैं। अब कौन किसको देगा वो सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले मैम आपने क्या बोला, इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस कौन कर रहा है? इंडियन कंपनी अगर करती है, मतलब हमारी इंडियन कंपनी इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर कर रही है, या फिर कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में ही है। अब वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है वो समझेंगे हम, बट एक फॉरेन कंपनी उसका पीई इंडिया में है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कोई ऑफिस आउटलेट भी हो सकता है, कोई तुम्हारी फैक्ट्री भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो इंडिया में परमानेंटली है, स्टेब्लिश्ड है यहाँ पे। तो या तो इंडियन कंपनी ये काम कर रही है, या फिर तुम्हारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ये काम कर रहा है जो कहाँ पे है, इंडिया में फॉरेन कंपनी का है। वो इंटरेस्ट पे करता है। किस चीज के लिए पे कर रहे हो? डेट इशूड बाय नॉन रेसिडेंट बीइंग एसोसिएट एंटरप्राइज। नॉन रेसिडेंट मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज है, उसने मुझे लोन दिया है, यही बातें तो आपने की है अभी तक। उसको हम डिसअलाउ कर देंगे पीजीबीपी में, उसको हम डिसअलाउ कर देंगे पीजीबीपी में, उसको हम डिसअलाउ कर देंगे पीजीबीपी में, क्योंकि हम ये फोकस नहीं करते। अगर तुम्हारी पीजीबीपी इनकम है तो डिसअलाउ होगा। मेरी पीजीबीपी इनकम का कैलकुलेशन चल ही नहीं रहा है, नॉर्मल किसी और चीज के लिए मैंने उससे लोन लेके रखा है, पर्सनल पर्पस के लिए, या फिर मैंने किसी और पर्पस से लोन लिया है, बिजनेस के पर्पस में डिसअलाउ होता है। अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो फिर ये डिसअलाउ नहीं होने वाला है। तो तुम समझे, ये इंपॉर्टेंट देख लेना कि वो लोन किस पर्पस का है। अदर देन बिजनेस के लिए तो वहीं समझ जाना ये प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टूड? और ये इतना सा पॉइंट कहाँ पे आता है फिर? वो केस स्टडी 2 नंबर की, केस सिनेरियो, वहां पे सब कुछ दिया है और फिर बोला बताओ कितना इंटरेस्ट डिसअलाउ करोगे। वेट, कुछ डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि वो पीजीबीपी नहीं था। अंडरस्टूड?
फिर मैम कितना डिसअलाउ करना है, देखो तुम्हारा जो भी टोटल इंटरेस्ट है तो हम तो अलाउ करेंगे 30% ऑफ EBIT DTA, या फिर जो भी इंटरेस्ट तुमने एक्चुअल में एसोसिएट एंटरप्राइज को दिया है विच एवर इज लोअर। पर फिर से ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर 1 करोड़ तक का ही इंटरेस्ट है तो 1 करोड़ के ऊपर है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब मैम ये जो 1 करोड़ है, आपने बोला 1 करोड़ के ऊपर हुआ तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। हाँ, सपोज करो मैंने पे किया 5 करोड़ का इंटरेस्ट और 30% के अकॉर्डिंग मुझे मैक्सिमम पता है सिर्फ 3 करोड़ ही अलाउ हो रहा था। EBIT DTA मैंने किया, EBIT DTA का 30% सपोज करो 3 करोड़ निकलता है, तो मुझे तो मैम आप 3 करोड़ अलाउ करोगे, है ना? ये इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर जुलाई 21 में तुमको क्वेश्चन मिलेगा। जुलाई 21 का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 इसी यही है, इसी पॉइंट के ऊपर है। मैम आपने कितना इंटरेस्ट दिया? हमने दिया 5 करोड़, ठीक है, यहीं पे लिखती हूँ ना, आपने कितना दिया मैम? हमने दिया 5 करोड़। 30% कितना निकल रहा है EBIT DTA का? मैंने बोला 30% निकल रहा है 3 करोड़। कितना अलाउ होगा? तुम भी जानते हो विच एवर इज लोअर, आजकल कितना होता है? 3 करोड़ ही होता है, इतना ही अलाउ होगा। मैम ये 2 करोड़ का क्या करोगे? डिस अलाउ तो होगा लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगले साल कभी उल्टा हो गया ना कि यहाँ पे तुम पे क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो कम, ठीक है, कम क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 30% ज्यादा निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और ये जो सिर्फ छोटी सी बात है ना, ये कैरी फॉरवर्ड की, उस कैरी फॉरवर्ड की बात पे तुमको कहाँ मिलेगा? जुलाई 21 में क्वेश्चन। और कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड होता है? 8 ईयर। अंडरस्टूड? अब एक बार इस प्रोविजन को पढ़ो। डन। तो ये रहा, ये कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम तक होता है? 8 असेसमेंट ईयर्स तक। और इतनी छोटी सी बात के ऊपर एक्चुअल में ये एक कैरी फॉरवर्ड का इतना छोटा सा पॉइंट, जिसको एक्चुअल में नहीं भी ध्यान देते हम, इसके ऊपर क्या दिया उन्होंने? 2 ईयर्स का कंपैरिजन दिया है कि इतना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में पे किया, सेकेंड ईयर में इतना इंटरेस्ट पे किया, और क्वेश्चन छोड़ दिया। एंड ये था 8 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यू कैन नॉट इग्नोर छोटी छोटी चीजें, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन था तो बुक के अंदर ही, पर हम तो क्या मानते हैं? ये छोटी छोटी चीजें सी कैटेगरी। तो सी कैटेगरी तुमको कई बार क्या दिलाती है? 8-8 नंबर। ठीक है मैम, ये वाली बात भी समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज। मैम ये जो लोन की बात कर रहे हैं, लोन कैसा हो सकता है? गारंटी के फॉर्म में भी हो सकता है। यस, तो वही दिया है। एसोसिएट चाहे इम्प्लीशिट या एक्सप्लिसिट गारंटी प्रोवाइड करे, वो भी क्या हो जाएगा? लोन। अब इसको समझते हैं। मैम ये रही एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है, वो सामने मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज।
मैम उससे हमने क्या लिया है, लोन लिया है। ये है हम, उससे हमने लोन लिया। तो मैम ये तो क्या हो गया, डायरेक्टली आप बोल रहे हो ना कि एसोसिएट एंटरप्राइज से मैंने लोन लिया है, क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? हाँ, अगर 1 करोड़ से ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हमारा फिर दिमाग चला, अगर एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया तो इन लोग को पता चल जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, रुक, एसोसिएट एंटरप्राइज तू मत दे मेरे को लोन, मैं जाके किसी बैंक से ही लोन लेती हूँ। बाहर के किसी बैंक से लोन लिया और एसोसिएट एंटरप्राइज को बोला तू जाके क्या दे दे, गारंटी। बात तो वही होगी, मैं क्या कर दूंगी, आगे जाके बोल दूंगी मेरे पास पैसा नहीं है, गारंटी तेरी है तू पे कर देना। बात तो वही होगी कि तुम मुझे लोन दे रहे हो। समझे कि पहले हम डायरेक्टली ये काम करते थे, फिर समझ में आ गया कि इनकम टैक्स वालों को समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि सुनो, मैं जाती हूँ, मैं बैंक से लोन ले लेती हूँ, आगे जाके तेरी और मेरी प्लानिंग हो गई है कि मैं पैसा नहीं दूंगी, तू गारंटी ले दे। गारंटी के बाद वो किसके पास आएंगे, तेरे पास ही आएंगे कि पैसा दो, हो गया ना मेरे को लोन देना। समझे? तो यहाँ पे वो बोल रहा है एसोसिएट एंटरप्राइज यू गिव मी अ गारंटी। ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, इसको भी हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं यहाँ पे लोन में। चलो मैम गारंटी, फिर इनका दिमाग चला एक काम करते, गारंटी में भी पता चल रहा है ना, नहीं नहीं गारंटी नहीं करते। हम क्या बोलते हैं, इस एसोसिएट एंटरप्राइज को इसी बैंक में जाके एफडी करा दे। मैंने लोन लिया 100 करोड़ का, तुम एक काम करो जाके 100 करोड़ की एफडी करा के आ जाओ वहां पे। क्या हुआ, तुम गारंटी भी नहीं ले रहे, तुम डायरेक्टली उससे लोन भी नहीं ले रहे, पर क्या हो रहा है, इस बैंक से पहले ही बात कर ली, तू इसको 100 करोड़ दे, हम एफडी करवा देते 100 करोड़ की। लोगों को क्या लगेगा, बैंक से लोन लिया है, तेरे पास 100 करोड़ की पूरी एफडी आ गई ना। तो ये क्या हो गया, ये भी वो बोलते हैं कि अगर डिपॉजिट कर रहे हो वो अमाउंट को मैच करते हुए जो अमाउंट का लेंडिंग किया है आपने फंड, ये सब तीनों तिकड़म नहीं चलेगी। सीधी बात है, ये 30% वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? 1 मिनट में लास्ट पॉइंट बोल दो फिर। मैम और क्या है, बोलते हैं कि मैम आपने यहाँ पे बोला था ना परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए फॉरेन कंपनी का। हाँ, बोलते हैं अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी बैंक या इंश्योरेंस बिजनेस में है तो क्या ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? तो प्रोविजन नॉट अप्लाई टू इंडियन कंपनी या फिर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट अगर वो बैंकिंग या इंश्योरेंस बिजनेस में। तो बैंक और इंश्योरेंस वालों को ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल सी बात। मैं सिर्फ हाईलाइट क्या करूंगी, ये, और ऐसे क्रॉस कर देना चाहिए मुझे मेरी कॉपी में या फिर बुक में। क्यों क्रॉस कर देना चाहिए, मुझे पढ़ना थोड़ा ना वहां पे एग्जाम में वर्ड टू वर्ड, बस पता होना चाहिए, नहीं लगेगा बैंक और इंश्योरेंस पे। समझे? अब मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ प्रोविजन को। सादा सिंपल सा प्रोविजन ये बोलता है, तुमने लोन दिया, आ गया लोन एसोसिएट एंटरप्राइज से, ठीक है, मेरे को एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन नहीं चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, बैंक से लोन ले रही हूँ, एसोसिएट एंटरप्राइज गारंटी दे रहा है उस बैंक को, वो भी, या फिर मैं बैंक से लोन ले रही हूँ और एसोसिएट एंटरप्राइज वहां जाके फिक्स डिपॉजिट करके आ रहा है उतने ही अमाउंट का जितने का मुझे लोन दिया है। ये तीनों की तीनों कवर है। और ये इंटरेस्ट देने वाली फीस कौन होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए या फिर उस फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया में है वो दे रही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कितना अलाउ करोगे, 30% ऑफ पीबीआईटी डीटीए या फिर जो इंटरेस्ट पे किया विच एवर इज लोअर, और जितना डिसअलाउ किया 8 ईयर्स तक क्या हो जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब पूछो। हम जैसे अगर एसोसिएट एंटरप्राइज जो नॉन रेजिडेंट है बाहर, वो किसी थर्ड पार्टी को बैंक मतलब अमाउंट रेमिट कर देती है और वो थर्ड पार्टी फिर बैंक गारंटी प्रोवाइड करती है। एसोसिएट का ही लिखा है ना स्पेसिफिकली, देखो करने को तो बहुत सारी चीजें अभी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आएगी, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। लो मान लिया हमने कि ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, पता है जिसमें क्या होता है, करते तो तुम अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो, पर सारे टर्म्स एंड कंडीशन कौन खेल रहा है, एसोसिएट खेल रहा है। तो फिर हम उसको बोलते हैं हमने मान लिया कि ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। बट तो सामने वाली भी एसोसिएट मानी जाएगी फिर वो? एसोसिएट नहीं मानी जाएगी। सपोज करो तुम बोल रहे हो ना कि मैम एक काम करो थर्ड पार्टी से लोन ले लो, एसोसिएट एंटरप्राइज थर्ड पार्टी को कुछ दे देगा, राइट। तो ये क्या हो गया, मैं किसके साथ ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, अनरिलेटेड के साथ।
लेकिन बिहाइंड द सीन सारे टर्म्स एंड कंडीशन किसके चल रहे हैं, एसोसिएट वाले। एसोसिएट के। तो ये डीम्ड इंटरनेशनल हो गया ना, वो भी कवर किया है। ये मान लिया हमने कि डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही है, क्योंकि बिहाइंड द सीन मेन रोल प्ले कर रहा है तुम्हारा एसोसिएट एंटरप्राइज। डीम तो बन जाएगी, लेकिन जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है वो इस पे फिर एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा ना, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। नहीं, यहाँ पे तो मैम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो गारंटी वाला पॉइंट है, गारंटीड फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज है तो ना। तुम्हारा जो है क्वेश्चन यही था ना कि तुम किसी और से जाके लोन ले रहे हो, ठीक है। यस मैम। फिर ये ओवरराइड कौन सा सेक्शन कर रहा है कि ये जो तुम इतना सब कुछ कर रहे हो इसे हम मानते हैं कि ये डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे दो सेक्शंस मिक्स हो गए। ये स्पेसिफिक सेक्शन चल रहा था कि तुम ऐसा ऐसा करो, पर यहाँ पे ये लिखा है ना कि एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एसोसिएट के साथ हो। और वही बोल रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की जो सेक्शन है उसके अंदर लिखा है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स डीम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ठीक ओके। है, चाहो तो उतना डिटेल में मत जाओ, खुशी उसी में ही रहेगी, बट तुम समझे कि जब तुम सेक्शन 92B करोगे वहां पे लिखा हुआ है क्लियरली बेयर एक्ट में, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स डीम्ड इंटरनेशनल। और जहां जहां पूरे सेक्शन में इंटरनेशनल वर्ड यूज हो रहा है उसका मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट वहां पे डीम्ड भी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो बुक है उसमें तो ये भी नहीं है जो अपन ने कल पेनल्टीज की थी कि मिस रिपोर्टिंग पे 200% की भी पेनल्टी, और साथ में जो तुम गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो 2% वाली भी है। पूरी बुक में तुम जब आंसर करोगे ना दोनों पेनल्टीज नहीं लगाते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों पेनल्टी लगती है। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो। तो फाइनली कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग हम रिवीजन में उठाएंगे इसको, क्योंकि इसकी इज्जत उतनी ही होती है। ठीक है, फाइनली आई कैन से कि ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म। अब तुम लोग का आज का जो टारगेट रहेगा वो स्पेसिफिकली टारगेट ये रहेगा कि तुम्हें रिकॉल सेक्शन 101% करना है, चाहे तुम 1 घंटा कम सो लेना। कितना टाइम लगाएंगे हम रिकॉल सेक्शन के लिए, 40 मिनट्स का टाइमर लगाओगे, ये टारगेट है तुम्हारा। व्हाट आई कॉल्ड मेंटरिंग जो स्टार्ट हुई, तुम्हारे पास 40 मिनट्स का टाइमर होगा। ये क्लॉक चालू हो गई, तुमको बिना देखे याद, वो जो इंडेक्सेशन है ना, इंडेक्सेशन ओपन कर लेना पेज का। तुम्हारे पास कॉम्पैक्ट है, ये मैं अभी सेंड कर दूंगी तुमको PDF। सिर्फ इंडेक्सेशन किसका होना चाहिए, सेक्शन वाला। उसको देखिए कि यहाँ पे लिखा है 92B, इसमें क्या क्या किया था, 92B इंटरनेशनल लिखा है, टू एसोसिएट एंटरप्राइज नॉन रेसिडेंट एटलीस्ट, मतलब कीवर्ड 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 लिखते जा रहे हो। तुमको 40 मिनट्स के अंदर रफली लिख के, भले ही तुमने कल भी कर लिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख के ही तुमको इसको रिवाइज करना है आज 40 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर को। इस पूरे चैप्टर में वो 5 मेथड्स भी इंक्लूड होंगी, सब कुछ इंक्लूड होगा, रेंज कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ तुमको करना है। फिर तुमको पता चलेगा कुछ तो भूले। ठीक है, तुम लोग को सारी टाइम लिमिट्स अभी याद नहीं रही होंगी। अब स्टिकी नोट में क्या कर लेना, यहाँ पे वो टाइम लिमिट्स, एसोसिएट एंटरप्राइज की इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो है वो, मतलब आज तुम्हारा टारगेट है इन चीजों को भर देना, ताकि जब भी मैं बोलूं जाओ जाके ट्रांसफर प्राइसिंग की इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करो, तुम्हारा पेज ये खुलना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए मैं एटलीस्ट इन चीजों को भूलना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यही तो क्रक्स है मेरे पूरे चैप्टर का। ठीक है, तुमको लगे तो मैं इसमें एक पेज और ऐड करके दे दूंगी, तो तुम्हारे पास 2 पेज है जिसमें सिर्फ तुम्हें ट्रांसफर प्राइसिंग को भर के रखना है। ठीक है, आया? क्या छुट्टी हो गई? नहीं, अभी जो मैं तुमको बुक दे रही हूँ उसका प्रिंट नहीं लेना, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन जो तुम्हारे MTP RTP के हैं वो ऐड होके 2 दिन में आ जाएंगी वो बुक। ये है अमेंडेड बुक, लेकिन एडिशनल क्वेश्चंस नहीं है, तो इसका प्रिंट नहीं लेना। जब मैं बोलूंगी तुम्हें फिर से रिवाइज बुक दूंगी 2 दिन के अंदर, उसका तुम प्रिंट ले सकते हो। ठीक है, तो आई एम शेयरिंग यू राइट नाउ अ बुक, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड लेट्स सी। हमको डायरेक्टली जाना है B सेक्शन पे, उसमें एक वार्म अप सेक्शन मिलेगा और एक तुम्हें मिलेगा जिसको बोलते हैं हम ब्रेन ट्रीजर। ब्रेन टीजर में क्या है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में अच्छे स्टैंडर्ड के आते हैं। वार्म अप में क्या है फिर मैम, वो स्टडी मटेरियल के सारे छोटे मोटे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, मतलब सब कुछ स्टडी मटेरियल का जो है ना, जो इजी वाले होते हैं जिसको सिर्फ कैलसी पे करना चाहिए। तो वार्म अप सेक्शन में सिर्फ कैलसी वाली चीजें,
और ब्रेन टीजर हाथ चलाने वाली चीज है, ठीक है। तो उसको ऑलरेडी क्या करके रखा है, बाइफरकेट किया है क्वेश्चन बैंक में कि क्या लिख के करना है क्या नहीं। अब एक पार्ट आएगा तुम्हारी क्वेश्चन बैंक में एडिशनल क्वेश्चन का लास्ट में, वो सारे एडिशनल क्वेश्चन लिख के ही करने हैं, क्योंकि वो सारे एमटीपी आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर वो वाले हैं। जब तुम ट्रेन हो जाओगे इसके अंदर तो वो टेस्ट फॉर्म में उसको भी लेंगे कि क्या हम वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली एमटीपी आरटीपी सॉल्व हो चुकी होगी, ठीक है। वेट, आई एम सेंडिंग यू दैट। मैम डीबी सर का कंपाइलर ना, दैट कंपाइलर आई वुड नॉट यूज, ओनली कॉम्पैक्ट। इन केस कभी मैं ड्यू टू माई हेल्थ में ये पीडीएफ किसी चैप्टर की नहीं प्रोवाइड कर पाई तो हम कॉम्पैक्ट यूज करेंगे, अदरवाइज मेरा ट्राई तो सेम ही होंगे ना। नहीं ना। सेंडिंग यू, वेट। तक तुम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, जीवन एंजॉय कर लो अपना 5 मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर बोलूं, कौन कौन से भी सॉल्व करने हैं तुमको। यस मैम। क्वेश्चन 23, 22, इसका प्रिंट मत लेना, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी सही नहीं है, प्लीज प्रिंट मत लेना इसका।
then 18, 15, 5 हो गए, 4 4 हुए ना। 13. You have 35 minutes to solve all this question. अब समझो कि 35 मिनट से मतलब एग्जाम में कितना बज रहा है, कहीं ना कहीं एग्जाम में 4:25 हो रहा है। तुम्हारे पास एग्जैक्ट उतना ही टाइम है और उतने टाइम में ट्राई टू सॉल्व इट जैसे तुम एग्जाम में लिखते। ठीक है, मैं टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। तुम स्टार्टिंग वाले 2 क्वेश्चन बताना कौन से बोलोगे। 13, सिर्फ एक मिनट, 13, 15, स्टार्टिंग के 18, ये तो लास्ट के हो गए, स्टार्टिंग के दो। 22 23। अच्छा, पीछे से स्टार्टिंग 23, 22। ठीक है, ओके। तो ट्राई टू डू अंडर एग्जाम कंडीशन। सारे जो चीजें बताई थी ये लिखो वो लिखो, बहुत हेल्प के मत लिखना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कर रहे हो ना? व्हाट मैम? हो रहा है ना? कर रहे हो? यस मैम।
आंसर्स देखना मत किसी तरह से, खुद से सॉल्व करना एग्जाम्पल।
ऑनेस्ट रिव्यू कितने थे? 5 क्वेश्चन थे ना? 35 Yes, ma'am. मिनट्स 5 क्वेश्चंस कितने हो गए एक्चुअल में? क्या 5 हो गए क्या? 3.5. 3.5। पीयूष तुम्हारे? हमें 18 क्वेश्चन तो आता नहीं था और 22 तक हो गए, मतलब 3 क्वेश्चन तो 3 हुए। चारुल के कितने? मैम ऑलमोस्ट 4। ऑलमोस्ट 4। मतलब जो भी कर लो, ओवरऑल टाइम में अभी तो छूटा है। ठीक है। दूसरी चीज ऐसा समझ में आ रहा है लिखना क्या है? पता तो था प्रोविजन, पर हाथ चल रहे क्या कि एकदम ये चालू करना है, फिर ये चालू करना है, फिर ये लिखना है? वो हो रहा है? Yes, ma'am. वो हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा मतलब समझ जाओ वहां हम वीक है। क्योंकि अगर वहां रुक उस 3 घंटे में ये सोचना पड़ रहा है बार बार कि अब क्या लिखूं, फिर काटूं, फिर लिखूं, फिर काटूं, तो नहीं करके एक क्वेश्चन की हम क्या चढ़ा के आ रहे हैं? बलि चढ़ा के आ रहे हैं कि वो नहीं लिख के आ पाएंगे। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? अभी तुम अब चेक करना, कुछ तो गलतियां निकलेगी तुम्हारी। पीडीएफ जब पूरा हो जाएगा तब मैं लूंगी। प्लीज ऐसे लिखना कि मैं उसको देख के समझ पाऊं कि तुमने क्या करा है, नहीं तो मैं क्या चेक करूंगी उसमें। ठीक है, तो जब अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं पीडीएफ चेक करूंगी। पर अब तुम देखना उन 5 क्वेश्चन में कहाँ पे तुमसे अभी भी गलती हुई, और जो गलती है वही हाईलाइट करना है, क्योंकि वही सीखने का पॉइंट है। क्योंकि जो अभी भी आ गया बिना कुछ सिखाए वो तब भी आएगा, और जो अभी गलती कर रहे हो उसी पे तो मुझे क्या बोलते हैं, मिस्टेक पे ही तो एक्सेल करना है कि कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ। ठीक है, खुद से करते तो क्या एक्चुअल में 35 मिनट्स में तुम 4 क्वेश्चन भी कर लेते क्या, कि बिना टाइमर के बस हम चल रहे हैं। अब आज क्या करना, 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से उठाना क्वेश्चन नंबर 5 तक। कल भी क्योंकि हम क्वेश्चन ही करेंगे क्लास में, 1 से 5 तक उठाना और कोई टाइमर मत लगाना, और देखना क्या वो 35 मिनट में वो सड़े से बहुत सिंपल से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं क्या तुम्हारे। इसको क्या क्यों करने का बोल रही हूँ, टाइमर का कुछ प्रेशर आता है कहीं ना कहीं तो आता है, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में इसको यूज करना स्टार्ट कर दो। बोलो चारू। Yes, ma'am. तो मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मेटिंग का इशू हो गया था, मतलब आई डिडंट मेक द ये यहाँ नहीं होता। देखो अपन ने अगर अटेम्प्ट दिए हैं या फिर हम जानने वाले अटेम्प्ट देने के लिए, ये वहां पे होगा, तो बेटर है कि उससे पहले ही पता चल जाए कि ये सब होने वाला है। क्योंकि एग्जाम कंडीशन में क्या है, आंसर्स मत देखो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। तुम्हें तो प्रोविजंस पता ही है, और इतनी बार अब तो रिकॉल हो गया। अंडरस्टूड? तो ये लाइव क्लास में यही चीज जो मैं मेंटरिंग बोलती हूँ ना, ये सारी मेंटरिंग है। अंडरस्टूड? ठीक है, Yes. कल मिलते हैं। कल सारे क्वेश्चंस करने होंगे तुमको 1.5 घंटे के अंदर। हम कल क्लास का बैकअप मिल जाएगा? यूट्यूब पे आज अपलोड हो जाएगा। आज का भी होगा, कल का भी होगा। ठीक है, इसके बाद से नहीं होगा। ठीक है, चलो ओके।